दोस्तों यूक्रेन रशिया के लड़ाई में अगर देखा जाए तो रशिया को बड़े नुकसान तो हो रहा है, लेकिन यूक्रेन का हालत बदतर हो चुका है। दोस्तों इस लड़ाई से पहले यूक्रेन के एक एग्जिस्टिंग नेवी भी था और एक एयरफोर्स भी था, पर लड़ाई शुरू होने के कुछ दिनों के बाद ही यूक्रेन के नेवी भी समाप्त हो गया और यूक्रेन के एयरफोर्स भी नाम का ही बचा है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि एक समय जहाँ पे यूक्रेन के पास दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्ट था, तो ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन के पास ये सब एयरक्राफ्ट और नहीं बचा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को यूक्रेन के ऐसे ही एक एयरक्राफ्ट की कहानी के बारे में बताऊंगा जिसे एक समय दुनिया के सबसे बेहतरीन एवैक्स के रूप में पहचाना जाता था और अमेरिका के E2 हॉकआई के साथ भी इसे कंपेयर किया जाता था। पर क्या हुआ कि यूक्रेन के ये AN-71 एवैक्स कहे जाने वाले एयरक्राफ्ट अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बीते कुछ महीनों से यूक्रेन और रशिया एक तरीके से लड़ाई में लिप्त है, पर अगर देखा जाए तो आज से 3 दशक पहले ये दोनों देश एक ही था और सोवियत यूनियन के पार्ट था। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन जहाँ पे अलग हो गया, तो वहीं पे उस दरमियान यूक्रेन दुनिया का एक बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्री और बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट भी था। यूक्रेनियन एयरफोर्स तब केवल मात्र बड़े एयरक्राफ्टों से ही लैस नहीं था, बल्कि यूक्रेन के पास ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट था जो उस दरमियान दुनिया में सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में भी पहचाना जाता था। हालांकि अगर अभी देखा जाए तो यूक्रेनियन एयरफोर्स के पास एक भी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नहीं है जो एयर सुपीरियमेसी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। पर एक समय था जब यूक्रेन के पास 2 ऐसे अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट था जिसे उस दरमियान अमेरिका के E-2D हॉकआई जैसे एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर किया जाता था। दोस्तों यूक्रेन के राजधानी कीव शहर के जो इगोर सुकोव्स्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके पास एक बहुत बड़ा और काफी ऐतिहासिक चीजों से बड़ा म्यूजियम है। दोस्तों ये म्यूजियम असल में एक एविएशन म्यूजियम है जिसमें सोवियत यूनियन के जमाने के बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्टों का कलेक्शन है, चाहे वो Tu-22 M3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हो या फिर उस जमाने में बनाया हुआ दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट हो। दोस्तों खाली सोवियत जमाने के डिजाइन ब्यूरो के तरफ से ही निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट यूक्रेन का पहचान नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन के हाथ जो एंटोनोव एविएशन डिजाइन ब्यूरो लगा था, वो भी एक जमाने में एयरक्राफ्टों को निर्माण करने वाले सबसे बड़े कंपनियों में शामिल था और उसके तरफ से भी कई तरीके के बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलप किया जा चुका है। और ऐसे एयरक्राफ्टों में AN-71 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादातर अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्टों में डिस्क लाइक अगर एंटेना का इस्तेमाल किया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट के पीठ के ऊपर होता है। पर सोवियत यूनियन के तरफ से एंटोनोव AN-71 एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट इस तरीके से किया गया था कि इसके डिस्क लाइक एंटेना या फिर कहे तो रडार एयरक्राफ्ट के पिछले भाग मतलब इसके टेल सेक्शन के ऊपर था। दोस्तों एंटोनोव AN-71 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसे एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो के तरफ से साल 1980 के आसपास सक्सेसफुली डेवलप कर लिया गया था। हालांकि उस दरमियान ये भी अफवाह था कि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कैरियर बेस्ड अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के रूप में किया गया है, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बेसिकली सोवियत यूनियन की एयरफोर्स के लिए ही था और इसका एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर नेवी से किसी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस दरमियान सोवियत यूनियन के पास Tu-126 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट था जो कि Tu-114 पैसेंजर एयरक्राफ्टों के बेस पे था और ये Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के बेस पे निर्माण किया गया था। तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के पास लो ऑल्टीट्यूड में टारगेटों को डिटेक्ट करने का क्षमता काफी कम था, जिस कारण इन एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट की भी आवश्यकताएं था। हालांकि दोस्तों इस दरमियान सोवियत यूनियन की तरफ से यह भी डिसाइड किया गया कि एक लार्ज प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक बड़े आकार के अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जाए और इसके फलस्वरूप कोड नेम प्रोजेक्ट ए को लॉन्च किया गया, जिसमें इल्यूजन 76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बेस में एक बड़े आकार के लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया, जिसने अपने पहला उड़ान 1978 में भरा और इस्तेमाल में 1985 में आया। दोस्तों इसमें रोटेटिंग अर्ली वार्निंग रडार का इस्तेमाल किया गया है जो आजकल A50 या फिर कहे तो इल्यूजन 76 एवैक्स के नाम से भी पहचाना जाता है। दोस्तों ये वही एवैक्स है जिसे इंडियन एयरफोर्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी भी रशियन एयरफोर्स में भी इसका इस्तेमाल बड़े मात्रा में किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन में A50 एयरक्राफ्टों के डिजाइन में भी एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो का भूमिका था। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को सोवियत यूनियन के एयरफोर्स के लिए ही डिजाइन किया गया था। हालांकि उस दरमियान एंटोनोव के AN-71 एयरक्राफ्ट के बेस पे निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट भी तैयार था। 1977 में इन एयरक्राफ्टों ने अपना पहला उड़ान भरा, जबकि 1982 तक ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए भी तैयार हो गया था। AN-71 एयरक्राफ्टों को बेसिकली 2 इंजन वाले शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग मल्टीपर्पज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-72 के बेस पे निर्माण किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये A50 एवैक्स की तुलना में छोटे आकार का था। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि A50 एवैक्स ही अमेरिका की US
E3 सेंट्री एवेक्स एयरक्राफ्टों के बेंचमार्क है और अमेरिका की तरफ से सोवियत यूनियन के इन एवेक्स एयरक्राफ्टों को देखते हुए ही अपने E3 सेंट्री एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया। दोस्तों 1983 तक AN-71 एयरक्राफ्टों को इंडक्शन के लिए भी तैयार कर लिया गया था। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय की आवश्यकता के मुताबिक एयरक्राफ्टों के पास 5 घंटे से अधिक उड़ान भरने का क्षमता होना चाहिए था। एयरक्राफ्टों में वेगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से डेवलप किया हुआ सर्च रडार का इस्तेमाल किया गया था जो 360 किलोमीटर तक 120 टारगेटों को सेम टाइम में ट्रैक करने का क्षमता रखता था। इन रडारों के पास वॉइस और अन्य डेटा को पेंटेड करने का भी क्षमता था और ये मल्टीपर्पज कमांड पोस्ट तक सेम टाइम में ये डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता था। इन रडारों के पास लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने वाले टारगेटों को भी ट्रैक करने की एबिलिटी था, जैसे कि उस दरमियान अमेरिका के बनाए हुए टॉम हॉक क्रूज मिसाइल काफी लो ऑल्टीट्यूड में उड़ान भरता था। तो ये जो रडार है या फिर कहे तो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, ये टॉम हॉक को भी ट्रैक करने में सक्षम था। प्लेटफॉर्म को इस तरीके से बनाया गया था कि ये कैरियर के ऊपर से भी टेक ऑफ कर सके और खराब से खराब वेदर कंडीशन में भी टेक ऑफ और लैंड कर सके और अपने काम को अंजाम दे सके। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AN-72 प्लेटफॉर्म बेसिकली इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म के मुकाबले में काफी छोटा था और इसीलिए इसे उस दरमियान एवेक्स के रूप में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में भी देखा जा रहा था। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के पास 6 टैक्टिकल कमांड स्टेशन भी था। दोस्तों AN-71 एवेक्स एयरक्राफ्टों के टोटल 3 प्रोटोटाइपों को निर्माण किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटोटाइप 2 स्टैटिक टेस्ट एयरक्राफ्ट था। जुलाई 1985 में इसके पहला प्रोटोटाइप USSR 780151 ने अपना पहला उड़ान भरा, जबकि फरवरी 1986 में प्रोटोटाइप नंबर 3 जिसे USSR 780361 का नाम दिया गया था उसने अपने पहला उड़ान भरा। हालांकि दोस्तों 1987 तक वेस्टर्न देशों को इस एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। 1987 में जब एक किताब के कवर पेज में इन एयरक्राफ्टों के फोटो छापा गया तभी वेस्टर्न देश को इन एयरक्राफ्टों के बारे में पता चला और इस फोटो को असल में यूक्रेन के एक फोटोग्राफर के द्वारा छापा गया था। हालांकि इस फोटोग्राफर को तब तक नहीं पता था कि ये एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट है या कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप था इसे कई 100 बार टेस्ट फ्लाई किया गया और कई 100 बार जांचा गया। इवन रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि जो पहला प्रोटोटाइप है मतलब नंबर 1 प्रोटोटाइप है उसे 387 फ्लाइट किया गया था जिसका कुल समय 650 आवर था। हालांकि थर्ड प्रोटोटाइप को इससे थोड़ा कम मतलब करीब 362 फ्लाइट अंजाम दिया गया था, लेकिन इसके जो टोटल फ्लाइट आवर है वो करीबन 380 आवर तक था। 1990 तक इन एयरक्राफ्टों के टेस्ट फ्लाइट को बरकरार रखा गया, लेकिन 1990 में अचानक से सोवियत यूनियन के द्वारा प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया गया, जिसके पीछे मेन कारण था लैक ऑफ फंड मतलब पैसे के अभाव। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन जब बना तब यूक्रेन के पास भी इतना स्टेबिलिटी या फिर इतना फंड नहीं था कि यह प्रोजेक्ट को फिर से बरकरार रख सके। दोस्तों साल 2010 तक इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप को एंटोनोव के एयरपोर्ट में ही रखा गया और साल 2010 में इनमें से एक प्रोटोटाइप को वहां से हटा के नेशनल म्यूजियम में ले जाया गया। हालांकि दोस्तों सोवियत यूनियन टूटने के बाद जब ये एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास पहुंचा तब वेस्टर्न देशों को एयरक्राफ्टों के बारे में कई तरीके के जानकारी मिला, जिनमें वेस्टर्न देशों को ये भी पता चला कि इसके जो रडार एंटेना है ये काफी ऊंचाई पे है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि इन एयरक्राफ्टों को कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए या फिर शिप बेस प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, बल्कि ये संपूर्ण रूप से एक एयरफोर्स बेस प्लेटफॉर्म के रूप में ही तैयार किया गया था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि असल में सोवियत यूनियन की तरफ से अपने YAK-44 एयरक्राफ्ट को एक कैरियर बेस्ड अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा था, जो बेसिकली यूरोनोस्कॉव न्यूक्लियर पावर सबमरीन के कॉन्सेप्ट के लिए था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ना ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर को सोवियत यूनियन की तरफ से बनाना पॉसिबल हुआ और ना ही इसके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल को बनाना पॉसिबल हुआ। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AN-70 एयरक्राफ्ट में जनरली एक कम ताकतवर इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जबकि YAK-44 एयरक्राफ्ट में एक अधिक ताकतवर प्रोपेल्ड फैन इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने का अधिक क्षमता था और ये एयरक्राफ्ट काफी हद तक अमेरिका के E-2 एयरक्राफ्टों के जैसा ही था। हालांकि दोस्तों YAK-44 एयरक्राफ्ट को भी AN-71 प्लेटफॉर्म के सफलतापूर्वक ना डेवलप होने के पीछे एक कारण के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले जो अंदाजा लगाया गया था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डेवलप किया जा रहा है, बाद में पता चला कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकता और शायद सोवियत यूनियन की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को इसलिए इतना लंबा होल्ड कर दिया गया ताकि एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट हो सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।